नमस्कार। आज हम 2019 के पुलवामा बम धमाके की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। वो हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी शुरू होती है जम्मू की एक सर्द सुबह से। सीआरपीएफ का एक बहुत बड़ा काफिला जिसमें 78 गाड़ियां और करीब 2500 जवान थे, श्रीनगर जाने की तैयारी कर रहा था। ये एक रूटीन मूवमेंट था। भारी बर्फबारी की वजह से ये काफिला कई दिनों से रुका हुआ था। सुबह 3:30 बजे ये सफर शुरू हुआ। कई जवान छुट्टी से लौट रहे थे, फोन पर अपने घर परिवार वालों से बात कर रहे थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि दोपहर 3:15 बजे के आसपास क्या होने वाला है। और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाके ने सब कुछ बदल दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। हमले के फौरन बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि जमीन पर इस साजिश को अंजाम देने वाले लोग कौन थे। तो ये जैश-ए-मोहम्मद, जिसे जेएम भी कहते हैं, इसका भारत में हमलों का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। इसका एक ही मकसद रहा है, कश्मीर को भारत से अलग करना। हमले के लिए जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो था एक वीबीआईईडी, यानी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। सीधे शब्दों में कहें तो एक कार बम, जिससे काफिले को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया था। इस साजिश का जाल बहुत बड़ा था। इसमें पाकिस्तान में बैठा सरगना मसूद अजहर, उसका भतीजा और हमले का मास्टरमाइंड उमर फारूक, एक स्थानीय कश्मीरी लड़का जो आत्मघाती हमलावर बना, और मदद करने वाले कई ओवरग्राउंड वर्कर्स शामिल थे। यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे महीनों की बहुत गहरी और खतरनाक प्लानिंग छिपी थी। जरा सोचिए, ये बम कैसे तैयार किया गया। मिलिट्री ग्रेड आरईएक्स पाकिस्तान से स्मगल किया गया। एक पुरानी कार खरीदी गई। कुछ केमिकल तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न से मंगाए गए। और फिर इन सब चीजों को मिलाकर उमर फारूक ने एक घर में करीब 200 किलो का बम तैयार कर दिया। आदिल अहमद डार को फिदायीन हमलावर चुना गया था, लेकिन साजिश करने वालों का प्लान इतना पक्का था कि उन्होंने एक बैकअप हमलावर भी तैयार रखा था, ताकि अगर आदिल आखिरी मौके पर पीछे हट जाए तो मिशन ना रुके। हमले से ठीक पहले अपने आखिरी पलों में आदिल ने अपनी घड़ी अपने एक साथी शाकिर बशीर को दी और कहा, यह घड़ी तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। और फिर वो विस्फोटक से लदी कार लेकर हाईवे की तरफ पड़ गया। धमाके के बाद का मंजर बेहद भयानक था। मलबा सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इस तबाही के बीच से सुराग ढूंढ निकालना। और जानते हैं पहली बड़ी कामयाबी कहां से मिली? मलबे के ढेर से मिले धातु के एक छोटे से टुकड़े से। वो टुकड़ा था एक कार का क्रैंकशाफ्ट। मारुति के एक्सपर्ट्स ने उसकी पहचान की और बताया कि ये एक मारुति इको गाड़ी का है। बस यहीं से एनआईए को एक सिरा मिला और वो उस कार के 7 पुराने मालिकों तक पहुंच गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला खुफिया जानकारी की कमी की वजह से नहीं हुआ। हमले से पहले अलग अलग एजेंसियों से कुल 11 स्पेसिफिक चेतावनियां मिली थी, लेकिन फिर भी ये दुखद घटना हो गई। लेकिन शायद इस केस का सबसे बड़ा और कहें तो फिल्मी मोड़ एक बहुत ही अजीब जगह से आया। एक व्हाट्सएप मैसेज से, जो मास्टरमाइंड ने हमले से काफी पहले भेजा था। हुआ ये कि मास्टरमाइंड उमर फारूक ने एक पुलिस अफसर को धमकी दी थी। उस अफसर ने मजाक में उसका नंबर हाय जानू के नाम से सेव कर लिया और ट्रैकिंग पे डाल दिया। हमले के कई महीने बाद जैसे ही उमर ने वो सिम कार्ड दोबारा ऑन किया, साइबर सेल को तुरंत उसका लोकेशन मिल गया और आखिरकार वो मारा गया। और कमाल की बात देखिए, जब सुरक्षा बलों ने उमर फारूक को मार गिराया तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो हमले का मास्टरमाइंड है। ये सच्चाई तो महीनों बाद सामने आई, जब उसके टूटे फूटे फोन से 100 जीबी से ज्यादा का डेटा रिकवर हुआ। उस डेटा में पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा था। इस हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज और निर्णायक थी, जिसने इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का जवाब सिर्फ सैन्य कार्यवाही तक ही सीमित नहीं था। बालाकोट एयर स्ट्राइक तो हुई ही, साथ ही पाकिस्तान को दुनिया में कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने, आर्थिक चोट पहुंचाने और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF की ग्रे लिस्ट में डालने जैसे कई कड़े कदम उठाए गए। देश के अंदर भी इस हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरा असर डाला। खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में सैनिकों के काफिलों की मूवमेंट को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह से बदल दिए गए।
खुफिया जानकारी को नजरअंदाज करने से लेकर एक इत्तेफाक से मास्टरमाइंड के पकड़े जाने तक ये पूरी कहानी हमें ये बताती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और एक बड़ी तबाही के बीच की लकीर कितनी कितनी ज्यादा पतली होती है, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हाँ, ये सच है कि केस सुलझ गया, गुनहगारों को सजा मिली, लेकिन यह हमला हमेशा इस बात की एक दर्दनाक याद दिलाता रहेगा कि आतंक की मानवीय कीमत क्या होती है और हमें हर पल कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है।